पुढे ढकललेली आहे. असं विचार सुरू आहे ते करते नाही तर यासाठी सर्व स्तरातून कुठेतरी आपण ओबीसीची जनगणना झाली पाहिजे. त्याच्याशिवाय आपल्यावर ओबीसीच्या धोरणांवर ओबीसीसाठी ज्या व्यवस्था आहे त्याची काही फायदा होणार नाही. हा एक मुद्दा आहे. दुसरा मुद्दा असा आहे की महाराष्ट्र सरकारने म्हणजे 2019च्या आधी जी घोषणा केली होती की ओबीसीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये वसतिगृह सुरू करायचं विद्यार्थ्यांसाठी. एकही वसतिगृह सुरू झालेलं नाही आहे. म्हणजे हा विषय कसा झाला आहे की ओबीसीचे विद्यार्थी शिकायला नको, ओबीसीचे विद्यार्थी शिकले म्हणजे जनगणनेची मागणी करणार नाही, असे जे मुद्दे आहेत. तर या मुद्द्यावरती जास्त काही बोलणार नाही. आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आहे मी थोडासा शिराचा बदल तुम्ही डॉक्टर अनिल ठाकरे बोलतील आणि त्यानंतर आपल्याला मुख्य हे मार्गदर्शन करतील. आजच्या या प्रदेशव्यापी परिवर्तन यात्रा जी आज आयोजित केलेली आहे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चांनी, त्याचे अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल साहेब, पंचायत समिती काटोलचे सभापती संजीवभाऊ डांगोरे, बनसोड साहेब, डोंगरे साहेब, राऊत साहेब, आकाश, संदीप भाऊ, वीरूभाऊ, डॉक्टर कैलाश कडू, उपसभापती डांगोरेजी, शेळके साहेब, कडू साहेब आणि कार्यक्रमाला डॉक्टर आपले बापूसाहेब तरडे, महाजन साहेब, कार्यक्रमाला उपस्थित सर्व सन्माननीय मंडळी. आज आपल्या इथे राष्ट्रीय पिछड़ा मोर्चातर्फे ही जी महाराष्ट्रामध्ये यात्रा आलेली आहे त्या यात्रेचा उद्देश खरा असा आहे की आपला जो ओबीसी क्लास आहे हा मोठ्या प्रमाणात आपल्या देशामध्ये ओबीसी क्लास आहे. याची जनगणना 1931ला जी झाली होती त्याच्यानंतर ही जनगणना आपली झाली. 10 वर्षांनी आपली जी जनगणना व्हायला पाहिजे ती 10 वर्षाची जनगणना सुद्धा देशामध्ये घेत नाही. तर याचं हे किती मोठं कारण आहे की जे रेग्युलर आपली 10 वर्षांनी जनगणना होते ती सुद्धा व्हायला तयार नाही. आणि आपले जी मंडळी आहे, आपली जी ओबीसी क्लास आहे किंवा इतर या देशातली जनता आहे याच्यावर कोणी बोलायला तयार नाही. म्हणजे ह्या सरकारने जे केलं त्याच्यावर कोणी बोलायला तयार नाही. हे जे आहे याच्यामध्ये फार मोठं नुकसान आपल्या ओबीसी क्लासचं. हा ओबीसी क्लास हा शेतकरी शेतमजूर हा गरीब क्लास आहे. शेतकरी शेतमजूर आहे हमारा ओबीसी क्लास. आणि याच्यामध्ये शिक्षणाचं प्रमाण कमी आहे. पण याच्यामध्ये शिक्षणाचं प्रमाण आपलं वाढलं पाहिजे. आणि आज जे यांनी मुद्दे उचललेले आहेत की ओबीसीची जनगणना होणे गरजेचं आहे. बिहारमध्ये बिहारच्या सरकारने हे चालू केलेलं आहे. आपल्या इथे महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा हे झालेलं पाहिजे. पण आपल्या इथलं सरकार सरळ म्हणते की ही ओबीसीची जनगणना होणार नाही. ही जनगणना झाल्याशिवाय आपली लोकसंख्या आपल्याला कळणार नाही, आपले हक्क आपल्याला मिळणार नाही, आपलं आरक्षण आपल्याला मिळणार नाही. आणि त्या आरक्षणामुळे जो विकास थांबलेला आहे हा विकास आपला होणार. म्हणून ही जनगणना फार महत्वाची आहे. एमएसपीचा मुद्दा आहे, महत्वाचा मुद्दा शेतकऱ्याचा आहे. ह्या ओबीसी क्लासचा सर्वात मोठा शेतकरी वर्ग आहे, शेतमजूर वर्ग आहे. म्हणून एमएसपीचा मुद्दा, मिनिमम जी प्राइस आहे आपल्या शेतमालाची त्याची एक आपल्याला गॅरंटी मिळाली पाहिजे. हा एक महत्वाचा मुद्दा त्या ठिकाणी आहे. आता मागे जे यूपीएससी एक्झाम दिली होती त्या यूपीएससी एक्झाम मध्ये 314 ओबीसीचे विद्यार्थी क्वालिफाय झालेले होते. त्यांना अजूनही त्यांनी पोस्टिंग दिलेलं नाही, नियुक्ती दिलेलं नाही आहे. म्हणजे हा ओबीसीवर काय अन्याय? आपल्याला शासनाचं काही म्हणायचं नाही की शासन कुणाचं आहे काय. शासन ज्याचं कुणाचंही असेल पण त्यांनी ह्या लोकांवरती अन्याय करणं हे योग्य नाही. आज हे 314 लोक जर आपल्या इथे आले असते मोठ्या IAS IPS मोठ्या पदावरती तर या समाजाचा किती मोठा फायदा झाला असता. म्हणून ही गोष्ट एक अतिशय महत्वाची आहे. प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये ज्या नोकऱ्या मिळून राहिलेल्या आहेत त्याच्यामध्ये सुद्धा आरक्षण मिळालं पाहिजे ना. त्याच्यामध्ये आरक्षणाची गरज आहे. प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये जे आहे ते गव्हर्नमेंटमध्ये जे आता नियुक्त्या बंद आहेत, बरेचसे पदं तुम्ही महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटच्या कुठल्याही डिपार्टमेंटला पहा त्याच्यामध्ये शासकीय नोकरीमध्ये जेवढे लोक पाहिजेत त्याच्या नियुक्त्या केल्या जात नाहीये. बरेचसे डिपार्टमेंटचे पद रिकामे आहेत. लोकांना नोकरी नाही, बेरोजगार झालेले आहे लोकांना काम नाही. लोक खेड्यापाड्यामध्ये तुम्ही जाऊन पहा, ग्रामीण भागामध्ये पांठ्याल्यावरती लोक उभे राहतात. ग्रॅज्युएट झालेले, पोस्ट ग्रॅज्युएट झालेले लोक आहेत. पाट्टाप्रहार असण्याचं काम. आणि त्याच्यामुळे बेरोजगारीमुळे
गुन्हेगारी सुद्धा वाढलेली आहे. बेरोजगारीमुळे गुन्हेगारी वाढलेली आहे. आपण त्यांना रोजगार देऊन नाही राहिलेलो आहे. प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये सुद्धा तुम्ही आरक्षण जर दिलं तर या लोकांना छोट्या मोठ्या नोकऱ्या लागतील, ते आपलं काम करतील आणि हा गुन्हेगारीचं प्रमाण सुद्धा या देशामध्ये कमी होईल. आपले जे महापुरुष आहेत, जे ओबीसी क्लासचे, पिछड्या वर्गाचे जे महापुरुष आहेत, यांच्या जयंत्या आपण ते घेतोच आहे. पण आपले जे पाठ्यपुस्तक आहे, जे शिक्षण आहे, त्याच्यामध्ये सुद्धा याचा समावेश करण्यात यावा. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आहे, संत गाडगे बाबा आहे, महात्मा फुले आहे, सावित्रीबाई फुले आहे, बिरसा मुंडा आहे, अण्णाभाऊ साठे आहेत, असे जे महापुरुष या देशामध्ये होऊन गेलेले आहेत, याचा पाठ्यपुस्तकामध्ये समावेश करण्यात येऊन यांनी जे काही काम या समाजासाठी केलेलं आहे, या देशासाठी केलेलं आहे, एका समाजासाठी मी म्हणणार नाही, पण या देशासाठी जे काम केलेलं आहे ते लोकांना, नवीन पोरांना हे कळायला पाहिजे. आज नवीन पोरांना तुम्ही याचं माहीतच नाही आहे की याचं काय वर्क आहे, काय या देशासाठी, या देशाच्या जडणघडणीमध्ये या महापुरुषांचं काय योगदान आहे, हे नवीन पोरांना काहीच माहिती नाही. म्हणून ते एक मोठं काम इथे झालेलं असलं पाहिजे. आणि बजेटमध्ये, जोपर्यंत बजेटमध्ये आपल्या ओबीसी साठी तरतूद केल्या जात नाही, आपली तरतूद आहे पण त्याची उपलब्धता होत नाही. ओबीसीचा एक सेल सुद्धा आहे इथे, मागे त्याचे ते काही लोकांना नियुक्ती पण दिली होती त्याचे अध्यक्ष म्हणून, पण त्याच्यामधून जो खर्च व्हायला पाहिजे तो खर्च होत नाही, लोकांना शिष्यवृत्त्या मिळत नाही. आता सरांनी फार मोठं चांगलं उदाहरण सांगितलं की हा ओबीसी क्लास, हा शेतमजूर आणि शेतकरी वर्ग आहे, याचे हॉस्टेल्स तालुक्या लेव्हलवरती का होत नाही? जे गरीब लोक आहे, ज्यातले जे शिक्षण देऊ शकत नाही शहरामध्ये येऊन, या लोक ह्या हॉस्टेलमध्ये राहतील ना, त्याची व्यवस्था होईल. मंजूर झालेले आहे पण त्याच्यासाठी निधीच नाही सर, निधी नाही ना, तो निधी मिळाला पाहिजे. पण हे असे बेसिक प्रश्न आहे, हे बेसिक प्रश्न जोपर्यंत हे आमचे ओबीसीचे सुटत नाही आणि याची जनगणना होत नाही, हे 52% नाही, मी तर म्हणतो 55 ते 60% हे ओबीसी क्लास आहे या देशामध्ये, तर त्याचे प्रश्न जर सोडत नाही, मेजॉरिटी क्लासचे हे प्रश्न जोपर्यंत सुटत नाही तोपर्यंत या देशाचा विकास होऊ शकत नाही. यांना या विकासाच्या प्रवाहामध्ये या 60% लोकांना आणायचं आहे. म्हणून ही जनगणना अतिशय महत्वाची आहे. आणि हे काम आपले चौधरी विकास पाटील यांनी या देशामध्ये घेतलेलं आहे, संपूर्ण देशामध्ये ते फिरून राहिलेलं आहे. आम्ही आमच्या काटोलवासियातर्फे, या ओबीसी तर्फे काटोलच्या, आम्ही त्यांना शुभेच्छा देतो आणि त्यांची ही यात्रा सफल हो अशी शुभकामना व्यक्त करून मी माझे 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद. त्यानंतर ज्यांनी ही परिवर्तन यात्रा काढलेली आहे, राष्ट्रीय पिछडा वर्ग, यामध्ये सर्वच आले, सर्वच मागासवर्गीय आहेत. ओबीसी आहे, एससी आहे, एसटी आहे. कारण ओबीसीचा प्रश्न आहे असा नाही, एससीचे प्रश्न आहेत, एसटीचे प्रश्न आहेत, एसटी पीजे, या सर्वांचेच प्रश्न आहेत की जे सर्व प्रश्न मुद्दामून प्रलंबित ठेवले जातात, जेणेकरून हे लोक पुढे यायला नको, आम्ही पुढे जायला नको, असा तो एक अजेंडा आहे. आणि त्या अजेंड्याला छेद देण्याकरता या राष्ट्रीय पिछडा मोर्चाने अनेक वर्षापासून हा यांचा कार्यक्रम सुरू आहे, आजचाच नाही आहे. अनेक वर्षापासून त्यांनी पूर्ण भारतामध्ये परिवर्तन यात्रा काढलेल्या आहेत आणि त्या परिवर्तन यात्रेचा आज आपण म्हणजे भाग्यवान आहोत. भाग्य शब्दांनी म्हणतायत मला, कारण भाग्य आलं की आणखी आपण म्हणजे आपल्याला धन्यवाद दिले पाहिजे की आज ते इथे आलेले आहेत. तर ते आज जास्त वेळ दवडून देतात. त्यांनी चौधरी विकास पटेल जे आलेले आहेत, राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछडा मोर्चाचे, त्यांनी आपली भूमिका रोखठोकपणे मांडावी. म्हणजे आमची कान टोचल्या जाते थोडेसे, आपल्या बिलकुल रोखठोक. धन्यवाद संचालक साथियों। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ओबीसी के लोगों का राष्ट्रीय स्तर का संगठन है, क्योंकि महाराष्ट्र में पिछड़ा वर्ग समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है लोगों को। उत्तर भारत में इसको पिछड़ा वर्ग के नाम से आम बोलचाल की भाषा में ओबीसी को पिछड़ा वर्ग ही कहा जाता है। और ऐसे भारत सरकार भी नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन ही बनाती है, तो उसका जब ट्रांसलेट करेंगे तो पिछड़ा वर्ग ही होता है। तो ये ओबीसी के लोगों का संगठन है और
देश भर में ओबीसी के लोगों को जागृत करने के लिए, संगठित करने के लिए और जागृत और संगठित करके सड़क पर उतरकर संघर्ष करने के लिए ये संगठन बनाया गया है। 25 मई 2022 को हम लोगों ने जाति आधारित जनगणना को लेकर भारत बंद का आह्वान किया था और 29 नवंबर 2022 को फिर एक बार भारत बंद का आह्वान किया था। और जब नीट में केंद्र सरकार ने ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने देश भर में इसको लेकर आंदोलन किया, तो नीट में ओबीसी को आरक्षण सरकार को लागू करना पड़ा। तो देश भर में ओबीसी के लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, आधे से भी ज्यादा है। आधे का मतलब होता है 50%, 50% से भी 2% ज्यादा है, 52%। और ये जो आंकड़ा है, ये आंकड़ा 1931 का आंकड़ा है, 31 का आंकड़ा है, जब देश गुलाम था, अंग्रेजों का राज था, उस समय का ये आंकड़ा है कि हमारी जो जनसंख्या है वो आधे से 2% ज्यादा है। 41 में जो जनगणना हुई, चूंकि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, तो इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध के समय में जो जनगणना हुई उसके ठीक प्रकार से नहीं हो पाई, इसलिए उसके आंकड़े पर्याप्त नहीं है। तो 31 की जनगणना ही आखिरी कास्ट बेस्ड सेंसस है। तो उसके आधार पर आज भी, बांधव जी देखो इसको क्या है, क्यों आवाज कर रहा है। तो इसके आधार पर आज भी जब कोई ओबीसी के संदर्भ में आंकड़े की बात करनी होती है तो ओबीसी के संदर्भ में 1931 के जनगणना के ही आंकड़े आज तक आधार बनाए जाते हैं। मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर 27% रिजर्वेशन ओबीसी को मिला हुआ। मंडल कमीशन ने भी जो अपने आंकड़े दिए वो आंकड़े 1931 की जनगणना को आधार बना करके आंकड़े दिए। तो सवाल ये है कि देश की आजादी को 75 साल हो गए, हम लोग आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, देश भर में आजादी का अमृत उत्सव मनाया जा रहा है। एक तरफ हम आजादी का अमृत उत्सव मना रहे हैं, दूसरी तरफ हमें देश भर में इस बात के लिए यात्राएं चलानी पड़ रही हैं, इस बात के लिए भारत बंद करने पड़ रहे हैं कि जानवरों की गिनती होती है मगर हमारी नहीं। बड़ा दुख होता है ये कहने और सुनने में। ऐसा नहीं है कि कहने वाले को दुख नहीं होता, कहने वाले को भी दुख है और सुनने वाले को भी दुख होता है। मुझे कुछ ओबीसी के लोग मिलने के लिए आए और उन्होंने कहा कि पटेल जी, बहुत बुरा लगता है, बहुत दुख होता है जब आप कहते हो कि जानवरों की गिनती होती है मगर ओबीसी की गिनती नहीं होती, तो बहुत दुख होता है। तो मैंने कहा दुख होना चाहिए, दुख लगे इसके लिए ही बार बार बोलता हूँ। मेरा तो कोई स्पीच ही इसके बगैर खत्म नहीं होता, शुरू ही यही से होता है। तो ये बार बार बोलने के पीछे का मकसद क्या है कि हमारी संख्या देश में ज्यादा है मगर हम लोग सोए हुए लोग, हम लोग जागृत लोग नहीं है, सोए हुए लोग हैं। कोई सरकार हमारे समर्थन के बगैर नहीं चलती, कोई सरकार हमारे समर्थन के बगैर नहीं बनती है। ओबीसी के समर्थन के बगैर ना कोई सरकार बन सकती है ना कोई सरकार चल सकती है। लेकिन इसके बावजूद भी आजादी के 75 साल में हमें दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि देश में जानवरों की गिनती होती है मगर हमारी गिनती नहीं होती है और इसके लिए हमको यात्राएं चलाना पड़ रहा है, इसके लिए हमको आंदोलन करना पड़ रहा है। तो हमारे ओबीसी के लोगों ने कहा दुख होता है, तो हमने कहा होना चाहिए, क्योंकि झटका लगेगा तब बात आगे बढ़ाने के लिए आदमी विचार करेगा। कभी कभी जब हम लोग अपने घरों में गाड़ियां रखते हैं तो वो जो गाड़ियां होती है, थोड़ा दूर खड़ी करो, तो वो गाड़ियां अगर हम कुछ दिन तक उसको स्टार्ट ना करें
तो गाड़ियों की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। तो गाड़ियों की बैटरी जब डिस्चार्ज हो जाती है तो हम गाड़ी को सेल्फ लगाते हैं तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। क्यों स्टार्ट नहीं होती? उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई। तो उसको सेल्फ लगाने से पहले उसको धक्का लगाना पड़ता है। तो 10 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी बुलाते हैं और बोलते हैं पीछे से गाड़ी को धक्का लगाओ तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। और एक बार अगर गाड़ी स्टार्ट हो गई फिर उसकी बैटरी को चार्ज करने का सिस्टम गाड़ी के अंदर ही है। बैटरी चार्ज होती रहती है, गाड़ी चलती रहती है और बैटरी चार्ज होती रहती है। तो उसी प्रकार से जो ओबीसी समाज के लोग हैं इनकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो इनको चार्ज करने के लिए धक्का लगाने की जरूरत है। तो जब ये बात कही जाती है कि जानवरों की गिनती होती है हमारी नहीं होती है तो धक्का लगता है। जैसे गाड़ी को धक्का लगता है वैसे हमारे लोगों के दिमाग को धक्का लगता है। जानवरों की होती है हमारी नहीं होती तो धक्का लगता है और फिर हमारे लोग सोचने और समझने के लिए मजबूर होते हैं कि आखिर क्यों हमारी गिनती नहीं हो रही। गिनती नहीं हो रही है इससे बड़ा प्रश्न ये है कि क्यों 75 साल में हमारी गिनती नहीं हो। तमाम सरकारें रही, तमाम सरकारें आई और गई। महाराष्ट्र विधानसभा में भी तो प्रस्ताव पास करके रखा हुआ है मगर अभी तक तो कुछ हो नहीं रहा है उससे। बिहार में तो खैर शुरू किया है नीतीश जी ने मगर यहाँ भी प्रस्ताव विधानसभा में पास हुआ था मगर उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो सवाल ये है कौन सा इतना बड़ा खतरा है, कौन से इतना बड़ा डर है हमारी जनसंख्या के आंकड़े आने से, कौन सा इतना बड़ा डर पैदा हो गया है। जो लोग शासन सत्ता में बैठे हुए हैं वो क्यों नहीं करना चाह रहे, ये बड़ा सवाल पैदा है। क्योंकि जो लोग शासन सत्ता में बैठे हुए हैं वो 3.5% के लोग और जो 3.5% के ब्राह्मण लोग सेंटर की गवर्नमेंट चला रहे हैं और तमाम स्टेटों की गवर्नमेंट चला रहे हैं वो हिंदू के नाम पर ओबीसी के लोगों को मोबिलाइज करके चलाने का काम कर रहे हैं। तो हिंदू के नाम पर ओबीसी जब मोबिलाइज होता है तो हिंदू का सबसे बड़ा नेता ब्राह्मण होता है। मोबिलाइज ओबीसी होता है, संख्या उसमें ओबीसी की ज्यादा होती है मगर उसका जो नेता होता है वो नेता ब्राह्मण होता है। और जब नेता ब्राह्मण होता है तो फायदा ब्राह्मण को होता है। 10% रिजर्वेशन मिला है। हम इतने दिन से कह रहे हैं कि अरे हम 52% हैं, 52 को 52 दे दो। सरकार क्या कह रही? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता। ओबीसी जब ये कह रहा है कि 52 को 52 दे दो तो सरकार क्या कह रही है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता। तो ये 10% कहां से पैदा हो? जब 50% से ज्यादा नहीं हो सकता तो ये 10% कहां से हो गया? किसी को पता भी नहीं चला और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर भी लगा दिया। हमारे लिए 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। हमारे समर्थन से गवर्नमेंट बना रहे हो, अपने लिए हो सकता, तुम्हारे लिए हो सकता है। हमारे समर्थन से गवर्नमेंट बना रहे हो, तुम्हारे लिए हो सकता है, हमारे लिए 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। कितनी अच्छी बात है। तो ये जो ओबीसी का अकाउंट है ये नहीं खुलना चाहिए। ओबीसी के नाम पर अकाउंट नहीं खुलना चाहिए। जब ओबीसी का अपना अकाउंट नहीं होगा तब ओबीसी हिंदू के अकाउंट में जमा रहेगा। जब ओबीसी का अपना अकाउंट नहीं होगा तब ओबीसी हिंदू के अकाउंट में जमा रहेगा। और जब ओबीसी हिंदू के अकाउंट में जमा रहेगा तो 3.5% जो अल्पसंख्यक ब्राह्मण हैं वो देश पर राज करते रहे। वैसे भी हमारे ओबीसी के लोगों का तो हर काम उनके बगैर होता नहीं।
उनसे ही होता है, उनके बगैर तो कोई काम होता नहीं है। जन्म से लेकर मरने के बाद तक आखिरी तक का सारा काम उनके बगैर होता नहीं है। और राज करने के लिए भी उनको सौंप दिया है कि तुम राज भी करो। लोकतंत्र में ज्योतिबा फुले ने लड़ाई लड़ी, सती साहू महाराज ने लड़ाई लड़ी, बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ाई लड़ी, पेरियार ने लड़ाई लड़ी, तो क्या हुआ? लोकतंत्र। लोकतंत्र में हमारे वोट की जो वैल्यू है, भागवत जी के वोट की भी वही वैल्यू है। हम अगर वोट डालते हैं तो एक गिना जाता है, भागवत अगर वोट डालेंगे तो भी एक ही गिना जाएगा। ऐसा नहीं भागवत का 10 गिना जाएगा और हमारा एक गिना जाएगा। भागवत का भी एक गिना जाएगा, हमारा भी एक गिना जाएगा। भागवत की संख्या 3.5%, हमारी संख्या 52%। राज किसका होना चाहिए? 52% वाले का होना चाहिए, 3.5% वाले का नहीं होना चाहिए। लेकिन राज 3.5% वाले कर रहे हैं और 52% वाले सड़कों पर घूम रहे हैं। हमारी गिनती करो, 52% वाले घूम रहे हैं और 3.5% वाले राज कर रहे हैं। तो ये डर लगता है ब्राह्मणों को कि अगर जाति आधारित जनगणना हो गई तो 75 साल के आंकड़े आ जाए, किसका कितना डेवलपमेंट, किसके कितने लोग शासन में हैं, कितने लोग प्रशासन में हैं, कितन क्या स्थिति है, तो ये आंकड़े आ जाएंगे तो पता चल जाएगा कि 75 साल से ओबीसी हिंदू के नाम पर भागवत जी को नेता मान रहा है, मगर भागवत जी हिंदू के नाम की सारी मलाई खुद ही हजम कर रहे हैं, दूसरे किसी को भी देने का काम नहीं कर रहे हैं। ये पोल खुल जाएगा, ये भंडाफोड़ हो जाएगा कि हम तो हिंदू के नाम पर भागवत जी को नेता मान रहे हैं, लेकिन भागवत जी सारी मलाई खुद ही हजम कर रहे हैं, दूसरे किसी को देने का काम नहीं कर रहे हैं। तो ओबीसी कहेगा इतना दिन से हिंदू के नाम पर तुमको दिया तो तुम सारी मलाई डकार गए, तो अभी हम देख लेंगे अपना 52% है। अगर आज गिनती हो जाए तो 60 से अभाव हो जाए, 60% से विवाह हो जाए, ऊपर हो जाए, आज गिनती हो जाए तो बोलेगा हम अपना देख लेते, तुम अपना देख लो। और जब ओबीसी बोल देगा हम अपना देख लेते, तुम अपना देख लो, तो 3.5% वाले क्या देख लेंगे अपना? 3.5% वाले क्या अपना देख लेंगे? 3.5% वाले तो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हम उनके पीछे लगे। अगर हम उनका पीछा छोड़ दें तो कोई फायदा नहीं, और हमारे उनके पीछे लगने में हमारा कोई फायदा नहीं, हमारा नुकसान। ओबीसी के गांव गली मोहल्ले में जब आते हैं ब्राह्मण लोग तो क्या कहते हैं? देश पर मुसलमानों का कब्जा होने वाला, एक मुसलमान 14 बच्चे पैदा कर रहे हैं, देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा, सारे हिंदू इकट्ठा हो जाओ, जाति धर्म की बात मत करो, सब इकट्ठा हो जाए। मतलब जब उनको हमारा समर्थन चाहिए तब वो कहते नहीं अब कोई बात मत करो, इकट्ठा हो जाओ। और जब हम अपने अधिकार की बात करते हैं तब कहते हैं तुम तो बैकवर्ड हो। अधिकार के लिए फिर ये नहीं कहते नहीं तुम भी हिंदू हो, तब कहते तुम तो बैकवर्ड हो। और जब जाति धर्म जब उसके बाद वोट लेने के समय हिंदू हो, तो ये जो स्थिति है इसको समझने की जरूरत है हमारे लोगों को कि देश में हमारे लोगों के समर्थन की वजह से वो लोग मजबूत हैं, और हमारे लोगों के समर्थन की वजह से मजबूत है और हमारा ही सत्यानाश कर रहे हैं। 3 समय में हम बहुत बड़े वाले हिंदू होंगे। अगर वोट देना है सबसे बढ़िया वाले हिंदू, चंदा देना है हमसे बढ़िया हमारे मुकाबले का कोई हिंदू ही नहीं, मुसलमान से लड़ना है तब तो हम ही हिंदू है, तब तो कोई हिंदू है ही नहीं, बाकी तो 3 किलोमीटर दूर रहते हैं, आगे हम ही रहते हैं। तो इसके लिए तो हिंदू है, लेकिन अधिकार के लिए हिंदू नहीं। जब मंडल कमीशन की लड़ाई चल रही थी तो आरएसएस बीजेपी के लोगों ने प्लान बनाया कि मंडल कमीशन की बात अगर ओबीसी तक पहुंच गई तो ये अपने अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे, नहीं पहुंचना चाहिए। तो ओबीसी तो आरएसएस बीजेपी के लोगों ने क्या अभियान चलाया? राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, और
बैकवर्ड क्लास के नेताओं को आगे करके, चाहे वो प्रवीण भाई तोगड़िया हो, चाहे वो विनय कटियार थे, चाहे कल्याण सिंह थे, उमा, ऐसे तमाम बैकवर्ड क्लास के नेताओं को आगे किए, क्योंकि ये आंदोलन उत्तर भारत में ज्यादा चल रहा था, इसलिए उत्तर भारत के तमाम नेताओं को आगे किया। कहाँ मंडल की लड़ाई में जा रहे हो, मंदिर की लड़ाई में चलो। अभी मंदिर बन रहा, एक भी ओबीसी को ट्रस्ट में नहीं रखा, एक भी सिंगल ओबीसी को ट्रस्ट में नहीं रखा। पता नहीं आप लोगों को जानकारी है कि नहीं है, एक भी ओबीसी को ट्रस्ट में नहीं रखा। जब लड़ाई लड़ने का समय था तो हमारे लोग हिंदू थे, जब ट्रस्ट में रखने का समय आया तो हम लोग हिंदू नहीं है, सारे के सारे ब्राह्मणों को रखने का था। तो पिछड़े वर्ग के लोगों का इस्तेमाल करो और फेंक दो, ये ब्राह्मणों की नीति है। इस नीति को पिछड़े वर्ग के लोगों को समझने की जरूरत है। मुसलमान का जो हवा खड़ा किया जा रहा है देश के अंदर, आजादी के 75 साल में एक भी मुसलमान देश का प्रधानमंत्री बनने की लाइन में कोई है? तो मुसलमान नहीं बना तो हम कहाँ बन गए? मुसलमान को रोकते रोकते तो हम कहाँ बन गए? हम भी तो नहीं बन पाए, हम तो आधे से अधिक है, हमको तो बनना चाहिए था, मगर हम भी नहीं बने। नरेंद्र मोदी को ओबीसी के नाम पर लॉन्च किया, आरएसएस के लोगों ने नरेंद्र मोदी को ओबीसी के नाम पर लॉन्च किया और कहा पिछड़े वर्ग का आदमी। मोदी जी ने भाषण किया, मैं पिछड़ा हूं इसलिए हमारा अपमान, मैं ओबीसी हूं इसलिए हमारा अपमान। हमारे लोगों ने सोचा ओबीसी है इसलिए अपमान होता तो इसको प्रधानमंत्री बना देते, काम हो जाएगा। तो मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया। मोदी जी प्रधानमंत्री 14 में बन गए, 15 में 314 बच्चे यूपीएससी की परीक्षा पास की, आईएएस की, उनकी नियुक्ति रोक दिया। महाराष्ट्र की सरकार जो इसके पहले वाली थी उद्धव जी के नेतृत्व में, वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए कि या तो 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके आंकड़े पब्लिश कर दो, और या तो जो 2021 की जनगणना होने